लर्निंग अधिगम के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। विकास की तमाम अवस्थाएं पढ़ने के बाद अब हमारा जो क्रम है वो लर्निंग पर आया है, जिसको हम अधिगम भी कहते हैं। तो आइए तेज़ी से पहले हम समझ लेते हैं कि लर्निंग की वास्तविक मीनिंग होती क्या है। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, लर्निंग या अधिगम जितना ये ईजी दिखता है परिभाषित करना, इसको उतना ही कठिन काम है। क्योंकि नो डाउट जो सीखना है वह सीखने की जो परिभाषा है, जो उसका क्षेत्र है, वो बहुत ही बड़ा है और इसको शब्दों में कहीं ना कहीं इसको बयां हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट, कई ऐसे फिलोसफर हैं जिन्होंने लर्निंग को मीन्स अधिगम को परिभाषित करने की कोशिश की है। उसी क्रम में अगर अधिगम को परिभाषित किया जाए तो अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, ध्यान दीजिएगा, अधिगम जो है एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य की ओर बढ़ते हुए अपने जो उसके अनुभव है उस अनुभवों से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और उसको परिमार्जित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको बात बताई कि जो लर्निंग मीन्स जो अधिगम होता है, यह मनुष्य जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उस एक्सपीरियंस बढ़ते हुए एक्सपीरियंस से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और उसको परिमार्जित मीन्स उसको शुद्ध करने की कोशिश करता है। और यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है। ठीक है, यह अगर इसको अलग लहजे से परिभाषित करना चाहें तो जो लर्निंग का प्रोसेस है वह आपके व्यवहार क्षेत्र से ही मिलने या व्यवहार क्षेत्र से ही मिलता जुलता है। इसको और भी अगर बेहतर ढंग से अगर हम परिभाषित करें तो हम पाते हैं लर्निंग इज रिलेटिवली अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे मनुष्य का, व्यक्ति का जो लर्निंग है मीन्स जो अधिगम है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहता है। यदि पिछले टेट की हम बात कर लें तो पिछले टेट में इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स को पूछा गया है, कई कमेंट को पूछा गया है और नो डाउट जो लर्निंग का ये वीडियो होने वाला है वह वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है। क्योंकि लर्निंग में देखा जाए तो थॉर्नडाइक के आपके सिद्धांत पूछे जाते हैं, शिक्षा में उसके क्या महत्व है उसके बारे में बात की गई है। पैवलोव के क्या सिद्धांत हैं, उसके शिक्षा में क्या उसका महत्व उसके बारे में बात की गई है। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है उससे क्वेश्चन है, वो भी टेट के टॉपिक में है, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोग लर्निंग के इसी सेगमेंट में उन सारे टॉपिक्स पे, उन सारे पहलुओं पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो विभिन्न साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर के थ्रू लर्निंग क्या है, कैसे उन्होंने लर्निंग को परिभाषित किया है, हम उस पॉइंट को आज देखेंगे। अगर लर्निंग या अधिगम की परिभाषाओं पर जाएं, जैसा कि कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसे परिभाषित करने की कोशिश की है, तो हम इन सभी परिभाषाओं में एक चीज़ कॉमन पाते हैं कि लगभग जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं या फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने लर्निंग को परिभाषित करने की कोशिश की है, चाहे वो वर्ड्सवर्थ हो, चाहे वो स्किनर हो, चाहे क्रो एंड क्रो हो, चाहे वो गिलफोर्ड हो, सब ने लर्निंग और व्यवहार को आपस में जोड़कर ही रखा है। जैसे आइए हम पहली परिभाषा के अनुसार लेते हैं, जैसा वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि सीखना एक क्रिया है, नो डाउट ये एक प्रोसेस है जो बाद की क्रिया पर अपेक्षितः स्थायी प्रभाव उत्पन्न करती है। इसी क्रम में गेट्स ने भी समझाया है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, देखिए मैंने अभी कहा कि ये भी व्यवहार से ही रिलेटेड है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा मीन्स एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही आपका क्या होता है? लर्निंग होता है, वही आपका अधिगम होता है। इसके बाद अगर हम स्किनर की बात कर लें, इनका एक सिद्धांत है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, उस पर हम आगे टॉपिक पे बात करेंगे ही। लेकिन अगर उन्होंने देखा जाए तो जो लर्निंग को परिभाषित करने की बात कही है तो उन्होंने कहा है कि व्यवहार के अर्जन मतलब व्यवहार को प्राप्त करने में प्रगति करने की प्रक्रिया ही सीखना है। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को, अपने अच्छे व्यवहार को पाने के लिए कुछ प्रोग्रेसिव काम करता है, प्रोग्रेस करता है, यही प्रोसेस ही क्या है आपका
लर्निंग होता है। जबकि गिलफोर्ड का एक कमेंट है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये पिछले टेट में आपका आया हुआ है, ये टेट के एग्जाम में आ चुका है कि किसने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, अधिगम है, तो वो गिलफोर्ड ने कहा है। तो आप भी देख सकते हैं कि इन्होंने लर्निंग के लिए व्यवहार को ही क्या है, उत्तरदायी या जिम्मेदार माना है। इसी प्रकार क्रो एंड क्रो का भी हम कमेंट ले लेते हैं। क्रो एंड क्रो ने भी इसी बात को कहा है कि जो लर्निंग होता है वह आदतों का, मीन्स हैबिट्स का, नॉलेज और अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। तो कहीं ना कहीं अगर जितने लोगों ने इस अधिगम को परिभाषित किया है उनका अगर देखा जाए तो उनका सीधा सीधा कहने का मतलब होता है कि अधिगम वह प्रोसेस होता है जिसके परिप्रेक्ष्य में कोई भी मनुष्य वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और अपने व्यवहार को परिमार्जित करता है, जैसा मैंने शुरू में ही इस परिभाषा को आपको बताया था। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपके बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। गिलफोर्ड का आपका पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैंने अन्य सभी आपको परिभाषाएं यहाँ पर लिख दिया है। इसके साथ साथ अधिगम के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ स्पेशल विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन हमेशा अपने दिमाग में इस बात को रखिएगा कि जो लर्निंग है वह आदमी के मीन्स मनुष्य के व्यवहार को ही क्या करती है, रिफाइंड करती है, उसे परिमार्जित करती है और उसमें परिवर्तन लाने के लिए पूर्ण रूप से क्या होती है, उत्तरदायी होती है। लर्निंग की तमाम परिभाषाओं को समझने के बाद अब हम बात कर लेते हैं लर्निंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, लर्निंग की कुछ विशेषताओं को लेकर। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट दिया है, इस पॉइंट को आप सभी लोग नोट भी कर लीजिए और बारी बारी से सारे पॉइंट्स पे नज़र रखें। हम बाइलिंगुअल चलेंगे, दोनों लैंग्वेज में चलेंगे। जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वह लर्निंग की सार्वभौमिकता होती है। मतलब जो लर्निंग होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि लर्निंग इज़ यूनिवर्सल हो। दूसरा, उद्देश्यपूर्ण, जो चीज़ भी आप सीखते हैं उस सीखने वाली चीज़ का क्या उद्देश्य है, किस पर्पज़ से आप उसको सीख रहे हैं, ये टॉपिक भी, ये पॉइंट भी आपका कहीं ना कहीं क्या है, क्लियर होना चाहिए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लर्निंग हो वो पूरी तरीके से क्या हो, वो गोल ओरिएंटेड हो। मीन्स लर्निंग जो हो वह गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है, जीवन पर्यंत, मीन्स जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कभी ख़त्म नहीं होता है। जिस दिन से बच्चे का जन्म होता है और जब तक वो मतलब जीवित अवस्था में रहता है, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए तब तक ये लर्निंग का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो ये भी कहना बहुत सही होगा कि लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग, मीन्स जो लर्निंग होती है वह क्या होती है, पूरे जीवन पर्यंत होती है, इसका कभी अंत होने वाला नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार आपका 4th नंबर पे है कि जो लर्निंग है वो मनोशारीरिक प्रक्रिया है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि एक लर्निंग के अंतर्गत मन और शरीर दोनों साथ साथ काम करते हैं, तब लर्निंग का प्रोसेस सफल होता है, लर्निंग का प्रोसेस घटित होता है। तो यह एक तरीके से कहें तो यह मनोशारीरिक क्या है, प्रक्रिया है, साइकोफिजिकल अवस्था होती है। उसी प्रकार 5वां अगर कहें तो जो लर्निंग है वह समायोजन की, मीन्स एडजस्टमेंट की। ठीक है, यह जो लर्निंग की प्रक्रिया है वह एडजस्टमेंट की भी क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। 6वां जो है क्रमिक प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, लर्निंग ऐसा नहीं कि सर्टेन या अचानक कुछ आपको मिल जाने वाला है। लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो एक क्रम से होता है, धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल तरीके से होता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लर्निंग इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। लर्निंग क्या है, एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। जो 7वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अधिगम मीन्स जो लर्निंग होता है वह व्यवहार के कॉग्निटिव एरिया को, मीन्स संज्ञानात्मक क्षेत्र को, इमोशनल एरिया को, मीन्स भावनात्मक क्षेत्र को, मनोपेशीय सहित सभी क्षेत्रों को क्या करता है, प्रभावित करता है। ध्यान दीजिएगा, मन के मीन्स उसके साइकोलॉजी को भी क्या करता है, यह लर्निंग का जो प्रोसेस है पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो दीज 7 आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। ये आपके 7 प्रोसेस हैं, जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लर्निंग के प्रोसेस से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले वो कारक कौन कौन से होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर लर्निंग के पूरे कारक को अगर कैटेगरी में डिवाइड करें तो लर्निंग को प्रभावित करने वाले बेसिकली 2 कारक होते हैं। एक पर्सनल फैक्टर होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। इन दोनों फैक्टर के अतिरिक्त भी कुछ और कारक हैं जिस पे हमारी निगाह होनी चाहिए, जिसको हम यहीं पे देख लेते हैं। अधिगम को मीन्स लर्निंग को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। मीन्स ये जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट हमारा है कि लर्निंग किन किन फैक्टर्स जो के कारण प्रभावित होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो लर्निंग को प्रभावित करने वाला पहला फैक्टर है वह आवश्यकताएं हैं, मीन्स जिसको आप नीड भी कह सकते हो। जैसे जब भी हम कोई चीज़ नई चीज़ सीखते हैं, उस नई चीज़ के सीखने की आवश्यकता क्या है, क्या परिस्थितियां हैं, सबसे पहले हमें उन चीज़ों पे क्या करना होता है, विचार करना होता है। तब जाके हम वो किसी चीज़ को, किसी पॉइंट को हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लर्निंग की इच्छाएं, मीन्स लर्निंग का जो डिज़ायर है, मीन्स जो अधिगम करने की हमारी इच्छा है, वह भी लर्निंग को प्रभावित करने की तरफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा पॉइंट है वो डिज़ायर है, मीन्स इच्छाओं पर है। तीसरा जो है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा को आप मोटिवेशन भी कहते हैं। तो लर्निंग आप तभी बेहतर करोगे, लर्निंग का प्रोसेस आपका तभी बेहतर होगा जब आप मोटिवेटेड होंगे, ठीक। मीन्स आपके लर्निंग के पीछे जब कोई मोटिवेशन काम करेगा तभी आपकी लर्निंग क्या होगी, बेहतर होगी। तो जो तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो मोटिवेशन है, मीन्स अभिप्रेरणा है। चौथा जो है वह है परिस्थितियाँ, मीन्स लर्निंग आप किन परिस्थितियों में कर रहे हो, यह भी लर्निंग को प्रभावित करने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मीन्स आपकी सिचुएशन क्या है, आपके सर्कमस्टेंसेस में लर्निंग कर रहे हो, लर्निंग के प्रोसेस को आप इम्प्लीमेंट किए हो, वो सारा डिपेंड करता है सिचुएशन पे, सर्कमस्टेंसेस पे। तो जो चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो परिस्थितियाँ होने वाला है। जो पाँचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मानसिक स्वास्थ्य, मीन्स आप मानसिक रूप से कितने स्वस्थ हैं ये आपके लर्निंग पर बड़ा डिपेंड करता है, ठीक है। मीन्स अगर मानसिक रूप से आप बेहतर हैं तो निश्चित ही आपकी लर्निंग का जो प्रोसेस होगा वो भी बेहतर होने वाला है। इसलिए पांचवा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो आपके मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। जबकि छठवें की अगर हम बात कर लें, तत्परता, जिसको आप रेडीनेस भी कहते हैं, ठीक है। मीन्स आप कोई नई चीज़, कोई चीज़ जानने, कोई चीज़ सुनने, कोई चीज़ करने के प्रति, सीखने के प्रति आप कितने तत्पर हैं, अंदर से आप कितने रेडी हैं, ये भी डिपेंड करता है आपके लर्निंग के प्रोसेस को। तो जो छठवां सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, आपका तत्परता है, मीन्स रेडीनेस है। जबकि सातवां आपका है अधिगम की विधियाँ। अधिगम की विधियाँ भी बहुत डिपेंड करती हैं कि आपका लर्निंग किस प्रकार होने वाला है, ठीक है। सामान्यतः अधिगम की जो विधियाँ हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, जो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके साथ में बता दूँ आपको कि अधिगम की विधियाँ हैं वह भी लर्निंग के एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करती हैं, जो लर्निंग को पूर्ण रूप से क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो लर्निंग के प्रोसेस से क्या है, संबंधित है, जिसको आप लिख सकते हैं और पूरा इसको अपनी कॉपी पे आप क्या करिए, नोट करिए और इसको तैयार भी करते रहिए। तो इन 7 पॉइंट्स के बाद जो 7वां पॉइंट है कि अधिगम की क्या क्या विधियाँ होती हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं। लर्निंग का जो मेथड होता है, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि लर्निंग का जो मेथड है वो 4 होता है, ठीक। मीन्स 4 प्रकार से आप कोई चीज़ लर्न कर सकते हो। जो पहला आपका मेथड कहलाता है, हिंदी में अगर कहें तो अभिग्रहण सीखना होता है, जिसको इंग्लिश में रिसेप्शन लर्निंग कहा जाता है। ये रिसेप्शन लर्निंग है क्या, पहले उस चीज़ को समझ लीजिए। जहाँ पे बालक कोई चीज़ देखता है और उन चीज़ों को देखकर उसको सीखने की कोशिश करता है, तो वो अभिग्रहण लर्निंग मीन्स रिसेप्शन लर्निंग के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ कि अभिग्रहण का है। दूसरा है अन्वेषण सीखना, मीन्स डिस्कवरी लर्निंग।
जहाँ पे बच्चा कोई चीज़ डिस्कवर करके, कोई नई चीज़ खोज करके, कोई नया जो सूत्र या कोई नई थ्योरी खोज करके चीज़ों को सीखता है, तो वह जो लर्निंग कहलाती है वो डिस्कवरी लर्निंग कहलाती है। क्लियर हुआ? तीसरा जो है रट कर सीखना, मीन्स रट कर सीखना, इसको रोटे लर्निंग भी कहा जाता है। कोई चीज़ पढ़कर रट कर भी सीखा जा सकता है, तो यह जो तीसरी विधि है वो रट कर सीखना है। जबकि चौथी जो है अर्थपूर्ण सीखना, टीचिंग में बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है, जिसको इंग्लिश में आप मीनिंगफुल लर्निंग कह सकते हैं। ठीक है, यह ऐसी लर्निंग होती है जहाँ पे चीज़ों को पढ़कर उनकी मीनिंग को समझकर हम कोई नई चीज़ सीखते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लर्निंग की विधियां हैं जो लर्निंग के लिए प्रयोग की जाती हैं। पहला रिसेप्शन, दूसरा डिस्कवरी, तीसरा रोट, चौथा मीनिंगफुल है। हिंदी की बात कर लें, पहला अभिग्रहण, दूसरा अन्वेक्षण, तीसरा रटकर, चौथा अर्थपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो लर्निंग के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब जो हम लोग आगे बात करेंगे वह लर्निंग पर जो नए नए सिद्धांत दिए गए हैं, जो टेट के लिए और सी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो हम उन सिद्धांतों पर बात करेंगे। जिन सिद्धांतों में पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक के बाद पावलोव के बारे में बात करेंगे और उनके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और उनका सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद कोहलर, कोहलर के बाद स्किनर, स्किनर के बाद पियाजे और अन्य टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।